विद्यालय शेगांव जिला बुल्ढाना में आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत। आज हम लोग कक्षा 7वीं का भूगोल का अध्याय पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या संदेश मिल रहा है, आप बताइए। सर, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और कोई क्या संदेश मिलता है? पेड़ काटने नहीं चाहिए। पेड़ काटने नहीं चाहिए, बल्कि हमने पेड़ों को लगाना चाहिए। हमारे जो प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, तो उस प्रदूषण को रोकना ये हमारा काम है। और जैसा कि कई गंदगी होती है, कई प्रदूषण फैलता है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार है, तो उसको हमने रोकना चाहिए। तो यह आपका अध्याय पहला जो पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए। अरे, यहाँ पर तो हमारा खेल का मैदान हुआ करता था। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ तो गड्ढा खोदना चालू है। फिर अब हम कहाँ खेलेंगे? यहाँ पर तो बड़ी बड़ी इमारतें बनने वाली है। लगता है हमारे खेलने के लिए एक भी मैदान नहीं बचा। सर, ये पर्यावरण क्या होता है? देखिए, पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास, अड़ोस पड़ोस में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो वस्तुएं हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। अभी उसमें आपके सामने यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। सर, तो फिर ये पंखा, ये चेयर, ये डेस्क, ये बोर्ड, क्या ये सब पर्यावरण का हिस्सा है? बिल्कुल सही, ये सभी पर्यावरण की चीज है। अब ये पंखा देखिए, पंखा हमने इसलिए लगाया क्योंकि उससे हमको हवा मिलती है। ट्यूबलाइट इसलिए लगाया क्योंकि उससे प्रकाश मिलता है। जैसा कि आपका टेबल है, टेबल पर हम लोग उसका लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपका ये बेंच है, उस पर बैठने और लिखने और पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये दीवारें हैं, या पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब कुछ जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और जैसा आप देखेंगे उसमें कुछ वस्तुओं का निर्माण आपका प्रकृति ने किया है ना। जैसा कि प्रकृति के द्वारा बनी हुई चीजें कौन सी है, कोई बता सकता है? पर्वत, नदी, पठार, पेड़ पौधे। पर्वत, पठार, है ना, ये सब चीजें, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, नदियां, ये सब चीजें आपके कैसे बनी हुई? प्रकृति के द्वारा बनी हुई, उसको किसी ने बनाया नहीं है।
पर्वतों का, पठारों का, नदियों का हम लोग उपयोग करते हैं, है क्या ना, हमारे जीवन में उसका उपयोग होता है। कई चीजें जो है आपकी मानव के द्वारा बनी हुई है। क्या कोई बता सकता है? मानव के द्वारा, मानव ने, इंसान ने बनी हुई चीजें, बनाई हुई चीजें। सड़क, कार। देखिए सड़क, ये आपकी सड़क है, कार, इमारतें, पार्क, ये किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। ये प्रकृति से बनी हुई चीजें नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर पर्यावरण के घटकों के अंदर, या पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक में कौन सा है? जैसा कि प्राकृतिक 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक, दूसरा आपका आता है मानव निर्मित, और तीसरा मानव। अभी पर्यावरण के घटक हमने प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, इन 3 पर्यावरण के घटकों के बारे में हमने देखा। तो अभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली 2 परिस्थितियां कौन सी है। अभी आप देखिए, एक है जीवीय, एक है जीवीय और दूसरी है अजीवीय। अभी जीवीय सजीव प्राणी का संसार। सजीव प्राणी का संसार कौन सा है? वनस्पति। जैसा कि आप देखते हैं कि एक वनस्पति अथवा एक पौधे को आप जमीन के अंदर उसके बीज को डालते हैं, तो पौधा छोटा कपास का पौधा है, बड़ा होता है, मतलब वो सजीव है। एक प्राणी जन्म लेने से 5-10 जो भी उसकी जीवन है वो बड़ा बड़ा होता जाता है, इसका मतलब वो क्या है? सजीव है। अभी निर्जीव पदार्थों का संसार स्थल, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। जैसा कि आपका पत्थर है, जैसा पत्थर जैसा कि वैसा रहेगा। अभी आपका टेबल है, ये टेबल की उसके कोई ऐसा बड़ा बढ़ेगा या अपने आप वो कहीं दूसरी जगह पर चले जाएगा? नहीं। तो यह आपके 2 परिस्थितियां उसके अंदर पाई जाने वाली परिस्थितियां है। अब यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आप भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण आपका बनता है, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी आपका भूमि, भूमि के बगैर हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। पानी, पानी यदि हमको पीने के लिए नहीं देंगे तो हम जिंदा रहेंगे क्या? ये इवन मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं। पानी की हर सजीव प्राणी को पानी की आवश्यकता है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, उनको पानी की आवश्यकता है। जैसा वायु, वायु के बगैर हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हमको श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जैसा वनस्पति, पेड़ पौधों और प्राणियों को भी उसकी आवश्यकता होती है। जीव जंतु, अब यह सजीव जीव सृष्टि आपकी, सजीव जीव सृष्टि कौन सी है? सजीव कौन से है? प्राणी, प्राणी और वनस्पति या मानव, ये हमारे सजीव है। जैसा निर्जीव कौन से हैं? स्थल, जैसा पत्थर है ना, जो चीजें अपने आप कहीं दूसरी जगह पर नहीं जा सकती या जैसी की वैसी है, वो निर्जीव। अब ये जैसा कि आपने देखा ये प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें स्थल, जल, वायु और जैव ये आपस में एक दूसरों से परिचित है, उनका एक दूसरों के साथ उनका संबंध आता है। अब जैसा कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस में। अभी हमने पहले देखा हमारे पड़ोस की जो चीजें हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस, जैसा हमने क्या देखा था, कौन सी चीजें अड़ोस पड़ोस की चीजें, आप बताओ बेटा। घर, दीवारें, पेड़ पौधे, ये जो भी अभी आपके क्लास के अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस की ये सब्जेक्ट क्या चीज है, बताइए फिर एक बार। सर एक बेंच, दीवार, ट्यूबलाइट, डिजिटल बोर्ड, ये सब हमारे
जैसा खिड़की है ना, तुम्हारे बगल में बैठा हुआ लड़का है उसके, मतलब हर चीज जो हमारे आसपास हमको दिखाई देती है वह अड़ोस पड़ोस में है, वह हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अभी आप देखिएगा, ये आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। स्थल मंडल में ये आपको बस दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है। स्थल मतलब जहां पर हम लोग निवास करते हैं। क्या कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है? सर बस, घर और सर बस स्टैंड। ये आपको या खेत, ट्रैक्टर के जरिए खेत किसान खेती कर रहा है, ये सभी चीजें आपकी स्थल यानी जमीन के ऊपर। जलमंडल के अंदर आपको पानी दिखाई दे रहा है, एक जहाज आपको दिखाई दे रहा है ना। ये जैसा कि तटवर्ती इलाके में आपको नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद आपका आता है वायुमंडल, ये सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये हवाई जहाज, ऊपर बादलें दिखाई दे रही है, पर्वत, पठार, मैदान, घास, ये सब जो है आपका एक वायुमंडल। हर चराचर सृष्टि के लिए आपके वायु की आवश्यकता होती है, विशेषता सजीव प्राणी के लिए आपको श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जैव मंडल, जैव मंडल के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, वनस्पति एवं प्राणी, इनका आपस में एक दूसरे के साथ उनका संबंध आता है और यह सभी पर्यावरण के ये घटक है। अभी आप देखिएगा, हमको पहला देखना है स्थल मंडल। हमने जैसा कि गोल जो आकार के अंदर हमने देखा, जैसा कि पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या कठोर परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पर आपकी फसलें आती है, जहां पर आपकी सड़कें, इमारतें, पार्क, ये सब चीजें आपके स्थल मंडल से संबंधित है। या जैसा कि चट्टान खनिजों से बना जो मिट्टी की पतली परत के ऊपर का ढांचा है, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी के ऊपर का भाग। कल्पना करिए, जैसा कि यह जमीन नहीं होती तो हम लोग कहां रहते? आसमान में, हवा में रह सकते थे क्या? फिर हम लोगों को अनाज कहां से मिलता? जो हमारी मिट्टी खनिज है उसके ऊपर, जो मिट्टी में हम लोग फसल बोते हैं और उस फसलों को हम लोग खाते हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूं, है ना, ये अलग अलग प्रकार की फसलें। ऐसा खनिजों की हमें आवश्यकता है। कौन कौन से खनिज है, कोई बता सकता है क्या? खनिज लोहा है और कौन कौन से है? सर कॉपर। हाँ, कॉपर है, तांबा है, चांदी है ना, चूना पत्थर है, सोना, चांदी, ये सभी प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार के ये जो चट्टानें खनिजों के जरिए हमको जमीन के अंदर मिलती है। जैसा कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये धरातल, स्थलाकृति वाला विषम धरातल हमको मिलता है। देखिए, कई पर्वत है, कई पठार। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। पठार, छोटा नागपुर का पठार है क्या ना, दक्कन का पठार है ना, सबसे ऊंचे पठार। जैसा मैदानी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश है क्या ना। इसके अलावा घाटी है ना, काराकोरम की घाटी है, जास्कर है। तो ये घाटी मतलब दोनों जगह पर बड़े पर्वतीय क्षेत्र बीच का जो भाग है, जैसा घाटी का भाग है। तो हमको पृथ्वी के सतह पर समतल मैदानी प्रदेश भी दिखाई देता है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, और ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियां हमको पृथ्वी के सतह पर दिखाई देती है, लेकिन हम उसका भी उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी मिलती है। जैसा आपको ये महाद्वीप, महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका कोई बता सकता है? सर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। वेरी गुड। मतलब 7 महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया है ना, अंटार्कटिका, ये हमारे 7 महाद्वीप है। अफ्रीका, और इन महाद्वीपों पर आपको ये विषम धरातल अलग अलग जगह पर आपको दिखाई देता है। इसके जैसे आपको जमीन के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान दिखाई देते, इसी तरह आपको जो समुद्र के अंदर भी इस तरह के स्थलाकृतियां दिखाई देती है।
लेकिन केवल आपको उसके अंदर पानी होने के कारण दिखाई नहीं देता। जैसा कि एखादा जमीन का भूभाग आपको समुद्र के अंदर दिखाई देता है, और उसके एक आधे समुद्र के अंदर के पानी के अंदर जो भूभाग दिखाई देता है और उसके चारों ओर पानी होता है, उसको द्वीप बोलते हैं, बेट, आइसलैंड उसको बोलते हैं, है ना। इसका मतलब समुद्र के अंदर भी इस तरह का भाग आपको दिखाई देता है। अभी आप देखिए ये चित्र, ये नदी का पानी दिखाई दे रहा है, मैदान, यहाँ पर खेत दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इमारतें दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखो घर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो खुशी है वो अलग अलग तरीके से करती है, और इन सभी चीजों का मानव और वनस्पति और पेड़ पौधे, इनका एक दूसरों के साथ बिल्कुल उनका अंतर संबंध होता है। अभी आप देखिए स्थल मंडल का उपयोग, इस जमीन का हमें क्या उपयोग होता है। हम लोग हमने पहले स्लाइड के अंदर देखा, वन को अपने देखा, वन के बगैर हमारा जीवन है क्या? हमको ऑक्सीजन मिलता है। कृषि, क्योंकि कृषि फसलगत जो हमारी जमीन है, फसल जैसा गेहूं है, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हमारे महाराष्ट्र में करते हैं, जिसका हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं? कौन कौन सी फसल बताइए? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना। इसके अलावा मूंग, चना, इसका उत्पादन हम लोग करते हैं। इसका खाने के लिए आप लोग करते हैं ना उपयोग? सुबह हमारा जो नाश्ता था, चने का नाश्ता था, आप लोगों ने खाया? तो ये चना कहाँ से निकाला है? जमीन से, है ना। मतलब उसको ये फसल के रूप में खेतों में हमने उसको उत्पादन किया और उसका खाने के लिए। इसके अलावा पशुओं को चरने के लिए आपको जो घास मिलता है वो भी कहाँ मिलता है? जमीन के ऊपर मिलता है। कहीं पानी के ऊपर है क्या घास? नहीं। इसलिए जमीन का हमको उपयोग है। खनिज संपदा, जो जितनी भी आपकी खनिज संपदा है, आपका गैसेस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, लोहा है, इस्पात है, मैग्नीशियम है, तांबा है, ये सब चीजें हमको कहाँ मिलती है? जमीन के अंदर मिलती है, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हम जहाँ इस धरातल पर, इस स्थलाकृति पर हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग? स्थलाकृति पर। हम जहाँ चलते हैं, खेलते हैं, इसके अलावा हमारे जो यातायात के साधन, जो सड़कें हैं, वो सभी स्थलाकृति पर बनी हुई है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा आपकी ट्रेन चलती है, ट्रेन कहाँ चलती है? जमीन के ऊपर चलती है। हवाई जहाज का अवकाश में चलता है, आकाश है ना, ऊपर चलता है। जहाज पानी में चलता है, लेकिन हमको इस तरह ये स्थलमंडल का उपयोग होता है। नेक्स्ट, अभी दूसरा जलमंडल। जल के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। मतलब जहां पानी होता है। अपने इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी और कितने प्रतिशत जमीन है? बताइए। हाँ, वेरी गुड। 71% पानी है और 29% जमीन है। इसलिए जब आप पृथ्वी का जो मानचित्र देखते हैं, मैप देखते हैं, ज्यादातर भाग आपको नीले रंग का दिखता है, क्योंकि हम लोग जो कन्वेंशनल साइन के रूप में, सांकेतिक चिन्ह के रूप में हम उपयोग करते हैं, पानी का नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जमीन कम है और पानी ज्यादा है। अभी ये हमारे पास जल के स्रोत कौन कौन से हैं? वेरी गुड, बताओ सर। नदी, डैम, कुएं। नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये विभिन्न प्रकार के जलाशयों के स्रोत हमारे पास है। और जो मीठा पानी है उसका फसल एवं हमको पीने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसा खारे पानी जो लवण वाला पानी कहाँ होता है? जिसमें नमक होता है। समुद्र का पानी आपका यह नमक वाला होता है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए अथवा खेती के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब बताइए जल का क्या महत्व है? कोई बता सकता है? पानी की हमें क्या आवश्यकता है? कोई भी बताओ। पानी का उपयोग सर पीने के लिए। वेरी गुड। पीने के लिए और दैनिक स्वच्छता के लिए। स्वच्छता के लिए है, वेरी गुड। पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम घर में यूज करते हैं। हाँ, पानी का, जैसा कि देखिए आप पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए करते हैं, अपने
फसल उत्पादन के लिए करते हैं, आपके जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए होता है, कपड़े धोने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है। पानी के बगैर हमारा जीवन नहीं है। यदि पानी नहीं है तो हमारा जीवन नहीं के बराबर है, और इसलिए पानी की हमें आवश्यकता है। अभी तीसरा जो घटक है वायुमंडल का घटक है। जैसा कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसा आप देखिए, आपका नाक बंद करिए और आपका मुंह बंद करिए, क्या होगा? हम श्वासोश्वास लेना बंद करें, क्या होगा? इधर आइए जरा, कैसा महसूस होता है जरा दिखाओ। तुम्हारा नाक और ये मुंह बंद करो। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब हम बगैर श्वास के सिवा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, और ये प्रत्येक सजीव प्राणी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो प्राणी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि पानी वायु हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वायुमंडल को रखता है। जैसा हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वैसा हवा का दबाव अथवा प्रेशर कम होता है। इसलिए जब हम लोग माउंट एवरेस्ट या ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमको साथ में लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। जैसा जैसा अधिक डेप्थ यानी समुद्र तल के ओर हम जब चले जाते हैं तो ऊपर के हवा का प्रेशर नीचे के हवा के ऊपर अधिकतर होता है, घुटन सी महसूस होती है। इसलिए पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर लोग पर्यटक ऊपर जाने के लिए जाते हैं। गर्मी के समय में हमका तापमान जैसा बढ़ता है तो लोग बोलते हैं चलो माथेरान चलते हैं, बोलते क्या नहीं, उड़क मंडलम चलते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय एवं पहाड़ी इलाके की ओर चले जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि वहां पर शुद्ध हवा मिलते हैं। जैसा कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा होती है ना, सीधा। और वायुमंडल में से परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अभी ये जलवायु में परिवर्तन, जैसा 2 दिन पहले बहुत ज्यादा ठंडक थी, आप लोग स्वेटर पहन के आए थे, आज आप किसी के ऊपर स्वेटर नहीं है। आज है स्वेटर, जरा दिखाइए सर, कोई स्वेटर है? आज आपने क्यों स्वेटर पहन के नहीं आई? आज काफी गर्म हो रहा है, लेकिन 8 दिन पहले आप लोगों ने स्वेटर पहन के आए थे, ऐसा क्यों? बताइए। बहुत ज्यादा ठंडक थी, मतलब ये वातावरण के अंदर जो बदलाव होता है, मौसम और जलवायु, ये वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, कभी धूप पड़ती है, कभी बहुत ज्यादा ठंडक लगती है क्या ना, होता है ना ऐसा। तो उसका आसर जो है हमारे ऊपर। चौथा भाग है जैव मंडल का। पादप का मतलब क्या है? वनस्पति और जीव जंतु मिलकर इन सजीव संसार का निर्माण करती है। अभी आप देखिए, यदि प्राणी को घास नहीं मिलेगी तो वो जिंदा रहेगा क्या? जैसा जो तृणभक्षी प्राणी है, कौन कौन से तृणभक्षी प्राणी है जिसको घास खाने वाले प्राणी? आप साइंस के अंदर भी पढ़े आप लोग, गाय, बैल, बकरी। वेरी गुड। गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, हिरण, है ना, ये लोग क्या खाते? घास खाते हैं। और ऐसा मांसभक्षी प्राणी क्या है? मांस खाने वाले प्राणियों के नाम? शेर, बाघ, चीता। शेर, बाघ, चीता, है ना, ये क्या है? ये दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं, है ना। मतलब अभी इनको यदि ये तृणभक्षी प्राणी नहीं मिलेंगे तो ये जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसलिए और यदि इन तृणभक्षी प्राणियों को वनस्पति अथवा घास नहीं मिलेगी तो क्या वो जिंदा रहेंगे क्या? इसका मतलब वनस्पति और प्राणी इनका आपस में एक दूसरों के साथ आपसी संबंध है। संबंध है कि नहीं? जैसा तृणभक्षी प्राणी को घास नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। यदि उन तृणभक्षी प्राणियों को घास मिलेगा और दूसरे जो मांसभक्षी प्राणी है उनको यदि तृणभक्षी प्राणी नहीं मिलेंगे खाने के लिए, वो जिंदा नहीं रहेंगे। अब आपका यदि जंगल है, वन है और काफी घना है
तो उसमें आपके प्राणियों को आश्रय स्थल मिलता है, शेल्टर, उनको आश्रय स्थल मिलता है और वहां वह जीवित रह सकते हैं। आपने देखा है शहरों के अंदर आपको कई बार शेर, चीता, तेंदुआ शहरों में घूमते हुए आपने देखा हुआ टीवी चैनलों पर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग उनके आश्रय स्थलों को उजाड़ रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, और जिसके कारण वो बेचारे, उनको खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए वो शहर की ओर या आपके गांव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनके आश्रय स्थलों को, वनों को आपने नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाए। यदि आप उनके वनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपको भी तकलीफ नहीं देंगे। अब इसमें ये पृथ्वी संकीर्ण क्षेत्र है, उसके अंदर का जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब जैसा हम जमीन के ऊपर है, हम श्वास भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और आपस में इन प्राकृतिक परितंत्र का या प्राकृतिक वनस्पति का और दूसरा प्राणियों का भी हम उपयोग कर रहे हैं। गाय, हम दूध पीते हैं, उसका पीते हैं कि नहीं? गाय का हम लोग दूध पीते हैं। इसके अलावा दूसरी और अन्य जैसा वनस्पति है, इनका उपयोग क्या होता है? हमको वनस्पति का उपयोग, वनस्पति से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। फल मिलता है, सब्जी मिलती है, फर्नीचर मिलता है, गोंद मिलता है, रबर मिलता है, उससे हम टायर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब हर चीज का हमको उपयोग होता है। और ये कब? यदि स्थल का एक भाग नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? यदि आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रहेंगे क्या? यदि आप, जैसा कि हमारे ये छात्र ने दिखाया, हमारा मुंह और ये बंद कर देंगे तो हमको श्वासोश्वास हमारा बंद होगा, तो हम जिंदा रहना मुश्किल होगा। तो ये सभी चारों ही क्षेत्र, इनकी हमें आवश्यकता होती है। अभी आप देखिए, आइए, पारितंत्र। हमारे यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश होती है। केरल के उसमें बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। सर, हमारे यहाँ तो बारिशें नहीं होती। हमारे यहाँ तो बारिशें नहीं होती। हमारे रेगिस्तान में तो सिर्फ दूर दूर तक कीचड़ और रेती दिखाई देती है। वेरी गुड, मतलब आपके इधर, आप केरल का रहने वाला है। तो पारितंत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो पारितंत्र का समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ उनका संबंध होता है। अभी उन्होंने बताया कि मैं केरल का हूँ, काफी ज्यादा बारिश होती है, हमारे यहाँ नारियल के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, है ना? तो आप लोग नारियल भी खाते होंगे बहुत ज्यादा, तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम कहाँ के हो? सर, रेगिस्तान के। रेगिस्तान मतलब राजस्थान का है, साथ जैसलमेर का हो। यस सर। हाँ, जैसलमेर का तापमान सबसे ज्यादा होता है, 50-60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, है ना? तो तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है? सर, हमारे यहाँ वातावरण ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा गर्म होने के कारण तापमान बहुत ज्यादा है ना? तो क्या मिलता है वहां पर? सर, लेकिन वहाँ तो ऊंट मिलते हैं ना? यस सर, हमारे यहाँ ऊंट मिलते हैं। पर अगर आप रेगिस्तान में आएंगे तो रेगिस्तान के दृश्य में आपको सांप और अन्य की सांप आपको, मिलेंगे, है ना? कैक्टस मिलता है, सांप मिलता है, बिच्छू, है ना? बिच्छू मिलता है। अब देखिए, केरल के अंदर आपको बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और वहां पर नारियल के पेड़ है, तो क्या बिच्छू वहां नहीं है? वहां भी बिच्छू है, वहां भी सांप है। जैसा अब उन्होंने राजस्थान की बात की, जैसलमेर की, वहां तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां भी पानी की काफी कमी है। और ऊंट जो है कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में मिलता है। लेकिन ऊंट जैसा कि आपके केरल में वहां हाथी मिलता है। तो इनका एक दूसरों के साथ आपस में एक संबंध है। जैसा कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले ये वनस्पति अथवा लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग होने के बावजूद भी उनका एक दूसरों के साथ संबंध होता है। जैसा भी हमने 2 राज्यों के बारे में देखा। अब जैसा आप लद्दाख में चले जाओ, वहां पर टेम्परेचर बहुत लो होता है तापमान, लेकिन वहां भी लोग रह रहे हैं, वहां बर्फ काफी ज्यादा मिलता है। रेगिस्तान के अंदर आप जाइए, वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, वहां पर हमको ऊंट मिलता है और वहां बालू के टिब्बे मिलते हैं। केरल के अंदर नारियल मिलते हैं। आप मेघालय के अंदर आप चले जाइए,
जो मौसिन राम नाम की जगह है वहां पर 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। मतलब ये सब कुछ अलग अलग विविधता, स्थलाकृतियां और विविधता अलग अलग होने के बावजूद भी इनका एक दूसरों के साथ संबंध होता है। समझ में आ गया? संबंध होता है क्या नहीं? जैसा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या चीजें फेमस है? अंगूर, नासिक का अंगूर है, नागपुर का संतरा है। लोग क्या नासिक का संतरा और अंगूर क्या हमारे दूसरे देश में नहीं जाता क्या? राज्य में नहीं जाता क्या? जाता है। जो चीज हमारे पास उगती नहीं है, उत्पादन नहीं होता, हम दूसरी जगह से उनको आयात करते और हमारी चीजों को उनको देते। और कई बार हम जैसा कि राइस नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते, हम दूसरे राज्य में जाते तो हम चावल खाना सीख जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ उसका संबंध है। अब यह पारितंत्र क्या है? जैसा अभी इन्होंने 2 जगह के बारे में चर्चा की हमारे इन छात्राओं ने, है ना। आप लोग दुखी तो नहीं है कि भाई हमारे यहाँ ऊंट मिलता है, तुम्हारे यहाँ नारियल मिलता है, आप एक दूसरों को देने के दे दो, है, इससे आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। और आप जो है उनको केरल बुलाइए। हाँ जरूर बुलाइए, तुम उनको बुलाओ राजस्थान। हाँ सर, हम भी जरूर बुलाएंगे। हाँ राजस्थान को ऊंट को दिखाओ और तुम जो है उनको नारियल दे दो, है ना। तुम कहाँ मेघालय के हो, आप उनको मेघालय भी बुलाइए। तो आप अलग अलग आप जाइएगा और एक दूसरों को अपने राज्य के बारे में, अपने गांव के बारे में, आप जो कुछ आपके पास होती है आप उनको दीजिएगा, है ना। अब ये समस्त जुधारी आपस में एक दूसरों के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं। जो हमने 2 उदाहरण देखे, जैसा कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। जैसा हमने तृणभक्षी प्राणी और दूसरा मांसाहारी प्राणी, इनकी बात की थी, है ना। जैसा हिरण को कौन बाघ खाता है, बाघ जंगलों की रक्षा करता है और जिससे हमारा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अधिक मदद होती है। जैसा कि अधिक वर्षा वाले वन, है ना, अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एक पारितंत्र हो सकता है ना। एक पारितंत्र का हिस्सा, यानी एक दूसरे के साथ उसका संबंध होता है। नेक्स्ट अभी आप देखिएगा, ये एक ताल पारितंत्र है। पारितंत्र मतलब क्या है? समस्त जीवधारी। समस्त जीवधारी में कौन कौन से समस्त जीवधारी हो सकते हैं बताइए? हाँ सर, सभी प्राणी, जैसे पानी में रहने वाले प्राणी, गाय, हरिण, बतख, ऐसे। अभी आप देखिए, समस्त जीवधारी इस चित्र के जरिए आप यहाँ पर आपको ऊंचे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हिरण, यहाँ पर गाय, यहाँ पर एक पानी का स्रोत आपको दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर आपको कमल, है ना, या हंस, यहाँ पर पानी काफी ऊपर से गिर रहा है, ये तल पारितंत्र का हिस्सा है। यहाँ पर कई तितलियां, यहाँ पर छोटे छोटे घास आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीज एक दूसरों के साथ इसका आपस में संबंध है। ये पारितंत्र, पारितंत्र का मतलब क्या है? समस्त जीवधारियों का आपस में एक दूसरों के साथ सहचर उनका संबंध होता है। अब अपने गांव में भी देखते हैं, गाय, बैल, भैंस, इनको एक साथ आप लोग बांधते हैं कि नहीं अपने घर के पास, है ना। वो भी एक पारितंत्र का हिस्सा है। उसमें वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य और इन स्थलाकृति का एक दूसरों के साथ इनका संबंध होता है। अभी मानवीय पर्यावरण और प्रारंभिक मानव, जैसा कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। जैसा अभी हमारे यहाँ छोटे से नाटिका में हमने देखा कि यहाँ पर पहले मैदान हुआ करता था। इस मैदान को लोगों ने उसको खोदना शुरू किया, वहाँ पर उन्होंने इमारतों का निर्माण किया, क्योंकि लोगों को रहने के लिए निवास स्थान की आवश्यकता है और इसलिए लोगों ने क्या किया, वहां पर इमारत बना दी। लोगों का रहना भी जरूरत है, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य उसमें बदलाव कर रहा है। पहले ये छोटी सड़क हुआ करती थी, अब बड़ी सड़क बन गई, क्योंकि हमारी आवश्यकता बढ़ी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार शहरों के अंदर आपके ओवरफ्लो, फ्लाईओवर हो रहे, कई अंडरग्राउंड रोड हो रहे क्या नहीं,
हमारी आवश्यकताओं के कारण हमारे पास जमीन काफी कम है, इसलिए शहरों में फ्लाईओवर ऊपर से भी सड़कें जा रही, जमीन के अंदर से भी जा रही। इसको किसने परिवर्तन किया? मनुष्य ने परिवर्तन किया। और आज भी जो आपको बदलाव आज दिखाई दे रहा है, क्या पहले 30 साल पहले बिल्डिंग हुआ करती थी? क्या नहीं। यहाँ पर पहले एक जमीन हुआ करती थी, लेकिन हमारी आवश्यकताओं के लिए या स्कूल शुरू हुआ या बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी। मतलब पहले मूल यहाँ की जमीन तो वैसी है, लेकिन वहां पर हम फसल उत्पादन कर रहे हैं क्या? खेती में नहीं। जैसा कि प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। जैसा प्रकृति से क्या खाता था? जैसा कंदमूल खाता था, जंगल के अंदर घूमता था, शिकार करता था, आखिर तक संग्राहक के रूप में रहता था। अब जो है मनुष्य बदल गया, अभी खेती कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, नौकरी कर रहा है, अलग अलग सेवाएं दे रहा है। पहला मनुष्य और आज के मनुष्य में आपको बदलाव दिखाई देता है। तो यह उनका जीवन सरल और आसपास की प्रकृति की उनकी आवश्यकताओं पूरी हो जाती थी। क्या कहता था? माया, एस्टेट, मेसोपोटामिया, सिंधु, हड़प्पा, इन सभ्यताओं के में क्या था? जो उनको आवश्यकता लगती थी, थोड़ी बहुत खेती करते थे, जहां पर पानी होता था वहां पर ये रहा करते थे, ठीक है ना। जैसा बदलाव आता गया, वैसा वैसा लोगों ने अपने जीवन के अंदर भी बदलाव किया। शुरुआती दौर पर उनको इतनी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। हवाई जहाज था क्या? लोग पैदल यात्रा करते थे। पहले मोबाइल नहीं था तो भी लोगों का काम चलता था। आपस में संदेश अंतर्देशीय पत्र और अन्य पोस्टकार्ड के जरिए मिलते थे। उसके पहले जो मैसेंजर हुआ करते थे वो अपना मैसेज दूसरे के पास देते थे। अपनी जरूरतों के अनुसार आवश्यकता बढ़ती गई, आपके नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और समय के साथ आवश्यकता बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कारण कई नए प्रकार के जीवन जीने के तरीकों को सीख लिया। अब यह वस्तु विनिमय पद्धति, प्रारंभिक मानव ने पर्यावरण का उपयोग करना सीखा। कैसा प्रारंभिक मानव कैसा रहता था? पत्थरों की चीजों का इस्तेमाल करता था क्या नहीं? और कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करता था प्रारंभिक मानव? कौन से पत्ते? पेड़ के पत्ते, है ना। इसके अलावा जो प्राणी मिलते थे उनको मारकर वो खाता था। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने फसल, जो पौधे थे, उन पौधों से उन्होंने अलग अलग प्रकार के अच्छे पौधों को निकाल लिया, जैसा गेहूं, बाजरा, गेहूं, मक्का, इनका वो उपयोग करने लगा। तो इसी तरह आप लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय, स्थायी जीवन जीने के लिए उन्होंने पैसे को वस्तु विनिमय मतलब वस्तु देना और उसके बदले वस्तु लेना शुरू कर दिया। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति वस्तुओं को अदला बदली, जैसा कि आपके औद्योगिक क्रांति होने के कारण ये सारे परिवर्तन के बाद इनका उपयोग हमने किया। अभी आप देखिए, हम उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो वस्तु होती है उसको पर्यावरण कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से? हाँ सर, इमारतें, स्कूल, पार्क, वेरी गुड। इमारतें, ब्रिज है, पार्क है ना, ये सब चीजें। अच्छा, स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। वेरी गुड, जो पृथ्वी के ऊपर की प्रॉपर्टी। जीवी का अर्थ क्या है? जीवी यानी सजीव, कौन से? हाँ, हाँ, वेरी गुड। और जल मंडल से क्या तात्पर्य है? जल मंडल पृथ्वी पर जो जल का क्षेत्र होता है उसे वो जल का जो क्षेत्र है उसको जल मंडल हम कहते हैं। तो इसी तरह आज का अपना ये पर्यावरण अध्याय को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।